देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव और दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। एक और जहां उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी, सपा और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी जीत हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस इस चुनावी रण में उतरते हुए चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का काम कर रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी सत्ता पाने की अपनी जो जुगत है, अपनी कोशिशों में लगी हुई है और अपनी इस पकड़ को और मजबूत बनाने का काम कर रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्ष की इमेज से हटकर अब सत्ता पाने के मूड में है, जबकि कांग्रेस अपनी साख बचाने की जुगत में लगी हुई है। इसी कड़ी में इस त्रिकोणीय मुकाबले को चौतरफा बनाने की कोशिश करते हुए हर संभव प्रयास करने के साथ ही अपने सभी विरोधियों पर आक्रामक नजर आ रही है बसपा सुप्रीमो मायावती, और सभी विरोधियों को सीधे चेतावनी देते हुए भी नजर आ रही हैं। दरअसल भारतीय राजनीति में गठबंधन और समीकरणों का खेल दिलचस्प मोड़ पर है। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी की सियासी आशंकाएं बनी हुई हैं, जिसके लिए बीजेपी की ओर से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए हर दांव खेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट को उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी से छीनना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस और बसपा ने यहां उम्मीदवार नहीं खड़े किए हैं, जिसके चलते अब भाजपा और सपा के बीच में सीधा मुकाबला है। गौर किया जाए तो किसी एक विधानसभा सीट का उपचुनाव हो तो आमतौर पर मुख्यमंत्री वहां प्रचार करने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन मिल्कीपुर की लड़ाई को महाभारत मानकर लड़ रहे सीएम योगी तो अब तक मिल्कीपुर के कई दौरे भी कर चुके हैं। कथित तौर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इसी खुशफहमी में है कि इस सीट पर 90% वोट पीडीए का है, यानी कि अगर मिल्कीपुर उपचुनाव भाजपा हारी तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मिल्कीपुर बीजेपी का गढ़ नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो उसी साल भव्य राम मंदिर के निर्माण और बीजेपी की ओर से भव्य आयोजन भी किया गया था, जिसके बाद बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि फैजाबाद सीट पर तो जीत पक्की ही है, लेकिन चुनावी परिणाम में फैजाबाद सीट से बीजेपी को मिली हार से हर कोई दंग रह गया था। जिसके बाद अब मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से फोकस कर रही है मिल्कीपुर उपचुनाव पर, जहां बीजेपी की इस चुनाव को साख से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जबकि दिल्ली विधानसभा चुनावों की बात करें तो दिल्ली में अब मतदान के महज 3 दिन का समय बचा हुआ है, और जैसे जैसे ही मतदान का समय करीब आ रहा है वैसे वैसे ही प्रदेश का सियासी पारा हाई होता जा रहा है। सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार में तेजी लाने के साथ ही एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया गया है। आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस जहां लगातार एक दूसरे को चित करने की कोशिश कर रही हैं, तो उधर बसपा सुप्रीमो मायावती दिल्ली चुनाव में दलित वोट बैंक मजबूत करने की रणनीति में जुटी हैं, जिससे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ ही सभी विरोधियों की चिंता बढ़ी हुई है। पिछले लगभग 1 दशक से राजनीतिक गलियारों से गुम हुए बसपा के हाथी की चाल धीमी पड़ी, तो बसपा सुप्रीमो ने यलगार करते हुए अब उस चाल को तेज गति देने का काम शुरू कर दिया है। यूपी हो या दिल्ली, बसपा अब देश के कोने कोने में अपनी वही पुराने धाकड़ अंदाज में वापसी करती नजर आ रही है, जिसके चलते अब बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करते हुए पार्टी के लिए आगामी रणनीति बनाने का काम कर रही हैं। तो वहीं पिछले कुछ दिनों से बसपा सुप्रीमो मायावती को बीजेपी, कांग्रेस और सपा समेत हर विरोधी दल पर आक्रामक भी देखा जा रहा है। इसी बीच बीते कल उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बजट 2025 से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र की पीएम मोदी की सरकार पर हमला बोला है। बसपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि लोकसभा चुनाव के बाद संसद के पहले बजट सत्र के उद्घाटन में माननीय राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण देश में जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, जीएसटी, कर बोझ, घरेलू बचत में कमी आदि से त्रस्त करोड़ों गरीब, मेहनतकश व मध्यम वर्ग बहुजनों हेतु राहत व उम्मीद तो दूर, सांत्वना वाला भी कम। आगे बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि केंद्र की नीति मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनासेठों की संख्या बढ़ाने व उन्हें हर प्रकार का लाभ पहुंचाने के बजाय गरीब, मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग आदि बहुजनों का दुख दर्द मिटाने पर केंद्रित होना जरूरी, तभी आगे जनहित संभव है। सर्वजन हिताय व सुखाय के बिना देशहित अधूरा है। एक और जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार को सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय का संदेश दिया,
तो वहीं संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने पुअर लेडी यानी कि बेचारी महिला वाले तंज को लेकर भी विवाद खड़ा कर दिया है। बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बजट सत्र के पहले दिन ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि राष्ट्रपति अपने भाषण के दौरान बहुत थक गई थी, जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उनके भाषण को उबाऊ बताया। सोनिया गांधी को राहुल गांधी से ये कहते हुए सुना गया कि राष्ट्रपति जी भाषण के अंत में बहुत थक गई थी, बेचारी वो मुश्किल से बोल पा रही थी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ये टिप्पणी उनके आसपास मौजूद पत्रकारों को साफ सुनाई दे रही थी, जिसमें सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के संबोधन को लेकर कहा कि झूठे वादे हैं, जिसके बाद राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग कहा। इस पर सोनिया गांधी कहती हैं, पुअर लेडी, राष्ट्रपति आखिर में बहुत थक गई थी। तो वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए राष्ट्रपति भवन ने कहा कि कांग्रेस सांसद की टिप्पणी पुअर टेस्ट और दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बयान में राष्ट्रपति के प्रेस सचिव IAS राजेश वर्मा ने कहा कि 66 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू संसद के बजट सत्र की शुरुआत करने के लिए अपने 1 घंटे के संबोधन के दौरान किसी भी समय थकी हुई नहीं दिखी। ये बयान राष्ट्रपति के कार्यालय की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और सच्चाई से कोसों दूर है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति किसी भी समय थकी हुई नहीं थी। वास्तव में उनका मानना है कि हाशिए पर खड़े समुदायों, महिलाओं और किसानों के लिए बोलना, जैसे कि वो अपने संबोधन के दौरान कर रही थी, कभी भी थकाऊ नहीं हो सकता। नेताओं ने गलत धारणा बनाई क्योंकि वे शायद हिंदी जैसी भारतीय भाषाओं के मुहावरे और प्रवचन से परिचित नहीं हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए हमला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार आज देश ने फिर देखा है। आज हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों की उपलब्धियों के बारे में बताया, विकसित भारत के विजन के बारे में बताया। और आप सब समझिए, द्रौपदी मुर्मू जी ओडिशा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकलकर यहाँ तक पहुंची हैं। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो उड़िया भाषा में पली बढ़ी हैं। मातृभाषा न होने के बावजूद उन्होंने बेहतरीन तरीके से संसद को संबोधित किया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटे ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे निकल गई। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टिप्पणी करते हुए उन्हें पुअर लेडी बताया, गरीब कहा, चीज कहा और थकी हुई बताया। आगे पीएम मोदी ने कहा कि एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको यानी कि कांग्रेस को बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब का अपमान है जो जमीन से उठकर ऊपर आते हैं। उनको कांग्रेस का शाही परिवार बिल्कुल पसंद नहीं करता है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि गरीब, दलित, आदिवासी समाज से जो भी लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें ये कदम कदम पर अपमानित करते हैं। लोगों को गाली देना, विदेशों में भारत को बदनाम करना और अर्बन नक्सलियों की बातें इनको ज्यादा अच्छी लगती हैं। एक और जहां पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस की टिप्पणी पर पलटवार किया, तो वहीं एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस से इस टिप्पणी को लेकर माफी मांगने को भी कहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, आज कांग्रेस के शाही परिवार ने भारत की माननीय राष्ट्रपति जी का घोर अपमान किया है। उन्हें इसके लिए जल्द से जल्द राष्ट्रपति जी के साथ ही हमारे गरीब भाई बहनों, SC, ST और OBC समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि संसद का बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में केंद्र की पीएम मोदी की सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं और उनसे होने वाले बदलाव के बारे में भी बताया। साथ ही कहा कि लोन और बीमा को सबके लिए आसान बनाया गया है। हमारी सरकार लगातार मिशन मोड में काम कर रही है, जिसका फायदा भी देखने को मिल रहा है। विदेशों से जमकर निवेश आ रहा है और इसके चलते देश के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में संविधान को अपनाए जाने के 75 साल पूरे होने का जिक्र भी किया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में रेल परियोजना के पूरे होने को भी बड़ी उपलब्धि बताया है। जिसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस की टिप्पणी को लेकर पीएम मोदी ने दिल्ली में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये निशाना साधा है। बता दें कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होने हैं, जिसके लिए पीएम मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के बीच गहमागहमी का माहौल बना हुआ है।
सभी दल इस चुनाव को लेकर लगातार एक्टिव हैं। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जनाधार वाले राज्य के मिल्कीपुर में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन वे दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत लगा रही हैं। जहां आम आदमी पार्टी के नेता दबी जुबान से उन पर यह आरोप लगाने से नहीं चूक रहे हैं कि वो दलित वोट का बंटवारा कर भाजपा को फायदा पहुंचाने की मंशा से इस चुनाव में उतरी हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के हाथ में है। आम आदमी पार्टी के उभार के पहले दिल्ली में बसपा को चुनाव में 6% वोट तक मिल गए थे, लेकिन पिछले 2 चुनाव में पार्टी का खाता तो खुला ही नहीं, साथ ही वोट भी सिमट कर 1% ही रह गया है। वहीं दिल्ली विधानसभा की 70 में से 69 सीटों पर बसपा के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आरक्षित सीटें भले 12 हो, पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दलित उम्मीदवार 45 उतारे हैं। जाहिर है कि बसपा सुप्रीमो का जीत से ज्यादा मकसद दलित वोट बैंक को साथ लाना है, जबकि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी यहां 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दरअसल दिल्ली में दलित और मुसलमान आम आदमी पार्टी का जनाधार माने जाते हैं। दलितों में बसपा ने सेंध लगाई तो सभी विरोधियों का घाटा होने का अंदेशा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने में कितनी सफल हो पाती हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।